दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि पुराना जो इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 का, वह रिपील अभी होने वाला है 1 जुलाई 2024 से। संभवतः वो रिपील हो जाएगा और नया जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 2023, ये इसमें शामिल हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो इसमें ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी? सबसे जो मोटा इसका कारण रहा है वो ये रहा है कि हम आजाद होने के बाद इस एविडेंस एक्ट में भारतीयता का पुट नहीं ला पाए थे। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो क्राउन और ब्रिटिश राज और इस तरह के वर्ड भी इसमें आते थे और इसमें एक ब्रिटिश साम्राज्य की झलक मिलती थी। तो इसलिए उन सारे शब्दों को डिलीट करके और इसमें एक भारतीयता का पुट देकर लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बनाया गया है। और इसीलिए इसमें शब्द जो है वो इंडियन एविडेंस की बजाय भारतीय साक्ष्य इसमें लिखा गया है। इसका हिंदीकरण हमने, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो वैसा का वैसा ये अब इंग्लिश में बोला जाएगा। अब इसको इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं बोला जाएगा, इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोला जाएगा। तो आज हम मोटा मोटा इसके बेरक्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या बातें किस किस चैप्टर में कही गई हैं, क्योंकि अब पुराना जो एक्ट है वो चूंकि रिपील हो जाएगा तो उसकी जो धाराएं हैं उनका क्रम अब बदल दिया गया है। तो हमें नए एक्ट के हिसाब से दिमाग के अंदर इन सेक्शंस को फिट करना है। तो मैं पुराने एक्ट की कोई बात नहीं करूंगी, हम सीधे ही नए एक्ट पर चलते हैं। तो देखिए, इसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में केवल 2 सेक्शंस इसमें दी गई हैं, पहला और दूसरा, 2 सेक्शन। सेक्शन नंबर 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल के बारे में बात करता है, यानी इसका संक्षिप्त में नाम क्या होगा। एप्लीकेशन की बात करता है कि ये लागू कहाँ होगा, एंड कमेंसमेंट, ये इस कब से ये लागू हो जाएगा, कब से ये प्रारंभ हो जाएगा, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो पहला जो सेक्शन है वो शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट के बारे में बताता है। दूसरे सेक्शन के अंदर डेफिनेशंस दी गई हैं, है ना। तो आपको बात समझ में आ रही है। पार्ट 1 के अंदर चैप्टर 1 है। पार्ट 1 में एक चैप्टर दिया गया है और इसके अंदर 2 सेक्शन दी गई हैं। पहला सेक्शन इसके नाम, एप्लीकेशन, कमेंसमेंट के बारे में बात करता है और दूसरा सेक्शन जो है इसकी डेफिनेशन यानी जो परिभाषाएं हैं उनको बताता है। अब इसके आते हैं पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 में चैप्टर 2 आता है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है कि ये जो फैक्ट्स हैं, जैसे कोई भी चाहे सिविल मामला हो, क्रिमिनल मामला हो, उसमें जो कनेक्टेड फैक्ट्स हैं, जो उससे रिलेटेड बातें होती हैं, उनके बारे में एविडेंस दी जाती है। तो उनमें जो है ये फैक्ट्स के बारे में यहाँ सेक्शन 3 में बात की गई है। सेक्शन 3 ये कहता है, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। यानी इसमें 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो फैक्ट इन इशू, जिसको हिंदी में बोलेंगे विवादक तथ्य, यानी जो डिस्प्यूट के पॉइंट हैं उसको फैक्ट इन इशू बोलते हैं। और दूसरा रिलेटेड फैक्ट्स, जो फैक्ट इन इशू हैं, जो डिस्प्यूट का मेन बिंदु है, उससे जो कनेक्टेड फैक्ट्स होते हैं वो रिलेवेंट फैक्ट्स कहलाते हैं। इसको आप शॉर्ट में समझ लीजिए। तो सेक्शन 3 जो है वो फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट की बात करता है कि इनकी एविडेंस जो है वो केसेज में दी जा सकती है। तो बात आई समझ में। ये दोनों जो शब्द मैं बता रही हूँ, फैक्ट इन इशू विवादक तथ्य और रेलिवेंट फैक्ट्स जो सुसंगत तथ्य हैं, या इनको कनेक्टेड फैक्ट्स भी मैं समझाने के लिहाज से कह सकती हूँ, इन दोनों की एविडेंस उस पर्टिकुलर मामले में दी जा सकेगी, है ना। अब जो रेलिवेंट फैक्ट है उसको इन्होंने क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स भी कह दिया है। जो जैसे क्या होता है, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे एक आदमी ने एक का किसी का प्लॉट है और दूसरे ने उस पर कब्जा करने की कोशिश वो की है या कर रहा है, तो इसमें फैक्ट इन इशू क्या हो गया। फैक्ट इन इशू मेन डिस्प्यूट का बिंदु ये है कि इसका मालिक कौन है और क्या इस पर दूसरा पक्ष कब्जे करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसका मेन डिस्प्यूट हो गया, तो इसको हम फैक्ट इन इशू बोलेंगे। और इससे जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं
कि इसका इसका कब्जा किसका है, स्वामी किसका है, इसके डॉक्यूमेंट किसके नाम है, किन किन लोगों ने इसको देखा है इस प्लॉट पर आते जाते, और तो इन सारी बातों के बारे में जो एविडेंस देते हैं। अब सेक्शन 4 ये कहता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, यानी जो सेम ट्रांजेक्शन है, एक ही संव्यवहार है, मतलब घटना का जो एक क्रम है, उसके जो उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं, जो एक ही उस पार्ट के बारे में, सेम ट्रांजैक्शन के बारे में बताते हैं, जो एक ही व्यवहार संव्यवहार के बारे में बताते हैं। जैसे मान लो एक गाड़ी आई, फिर सामने से दूसरी गाड़ी आई, फिर दोनों में एक्सीडेंट हो गया, फिर दोनों पलट गई, उसके बाद पुलिस आई, तो फिर उसको हॉस्पिटल लेके गई। तो ये देखिए घटना तो कई सारी हैं छोटी छोटी, एक गाड़ी उत्तर से आ रही है, एक साउथ से आ रही है, ये दो घटनाएं हो गई। फिर तीसरी घटना क्या हुई, दोनों टकरा गई, ये तीसरी घटना। चौथी घटना घायलों को हॉस्पिटल लेके गए। पांचवी घटना पुलिस मौके पर आई है। छठी घटना उसकी जब्ती हो रही है। तो ये घटना का पार्ट है। तो इस तरह सेम ट्रांजेक्शन में जब कई बार कई एक्ट होते हैं जो उस ऑफेंस को क्रिएट करते हैं, तो उससे संबंधित जो फैक्ट्स होते हैं वो रेलिवेंट फैक्ट होते हैं, और उसकी एविडेंस जो है वो सेक्शन 4 में दी जा सकती है। इसको रेस जेस्टा का सेक्शन भी हम बोलेंगे, रेस जेस्टा। सिर्फ सेक्शन 5 ये कहता है ओकेजन, कोज और इफेक्ट को बताने वाले जो फैक्ट्स हैं वो भी रेलिवेंट फैक्ट होते हैं, और उनकी एविडेंस दी जा सकती है, वो भी रेलिवेंट फैक्ट होंगे। फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कोज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। तो जो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट है उनका ओकेजन बताते हैं, कोज बताते हैं, इफेक्ट। 3 शब्द आपको इस सेक्शन के अंदर याद करने हैं। ओकेजन, जैसे मान लो किसी आदमी की जेब से पैसा चोरी हो गया, तो और वो मेले में गया था, तो चोर को वहां ओकेजन मिला था, अवसर प्राप्त हुआ था उसकी जेब से चोरी करने का। कोई महिला मान लो जा रही है और उसने गले में चेन पहन रखी है, एक चोर वहां पास से गुजरता है और उसके गले पर झपट्टा मारता है, तो यहाँ महिला का उस सड़क पर अकेले घूमने जाना चोर को ओकेजन देता है कि वो उस पर झपट्टा मार सके। तो इस तरह की एविडेंस जो है वो रेलिवेंट होती है। कोज, कारण क्या रहा होगा, क्यों चोर ने उस पर झपट्टा मारा। इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या आया, मान लो महिला के गले पर निशान हो गए, चैन टूटकर गिर गई, उसके 2 टुकड़े हो गए, ये सारे पॉइंट्स इफेक्ट में आते हैं। या दोनों में आपस में अगर महिला ने वहां से उसको भागने की कोशिश की या चोर के पीछे भागी तो कुछ निशान बन गए, कुछ लोगों ने उसको देखा, वो चिल्लाई, ये सब बातें इफेक्ट में आती हैं। तो इनकी फैक्ट्स जो है वो एविडेंस में बताई जा सकती है। सेक्शन 6 आता है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। मोटिव, किसी भी घटना का कोई ना कोई काम करने का मोटिव होता है। जैसे एक आदमी अपनी पत्नी को मार देता है, तो पत्नी को मार देता है, तो पत्नी को मारने के पीछे का मोटिव क्या रहा होगा। हो सकता है उनमें आपस में लड़ाई झगड़े हो सकता है पत्नी के किसी और से रिलेशन हो या पति के रिलेशन हो, पति दारू पीता हो, कोई भी कारण हो सकता है मोटिव का। या कई बार एक बार एक केस आया कि उसमें एक बिजनेस पार्टनर ने दूसरे की डेथ कारित कर दी, कोच कर दी, तो उसके पीछे का मोटिव उसकी संपत्ति को हड़पना हो गया। तो ये मोटिव। प्रिपरेशन, फिर तैयारी क्या की। जैसे जयपुर में बम ब्लास्ट हुए तो पहले वो एक साइकिल खरीद के लाया एक आदमी, फिर वहां से एक्सप्लोजिव आइटम खरीद के लाया, तो ये प्रिपरेशन में आ गया। प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, इसके बाद वो भाग गए, ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो गया। प्रीवियस कंडक्ट में उसने मान लो किसी को फोन किया, उसने कुछ अपने छिपने के इंतजाम किए, ये उसका प्रीवियस कंडक्ट हो गया। तो ये सेक्शन 6 में आएगा, मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट, है ना। फिर फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इशू, और फिर जो नेसेसरी फैक्ट्स हैं, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस, जो मेन हमारा फैक्ट इन इशू है, जो डिस्प्यूट का पॉइंट है, उसको जो फैक्ट्स इंट्रोड्यूस कराते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, उनकी भी एविडेंस दी जा सकती है। ये सेक्शन 7 के अंतर्गत रेलिवेंट होती है। सेक्शन 8 में थिंग्स सेड और डन बाय कंस्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, क्या होता है, दो आदमी जब मिलकर कोई कॉमन डिजाइन के साथ, कॉमन मोटिव के साथ कोई घटना कारित करते हैं, तो एक कॉन्स्पिरेटर जो बात कहता है या करता है वो दोनों के लिए एविडेंस में आएगी। ये सेक्शन 8 में रिलेवेंट हो गया। सेक्शन 9 में
वेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकेम रेलिवेंट, यानी किसी भी धारा में कोई फैक्ट रेलिवेंट नहीं है तो वो सेक्शन 9 में रेलिवेंट हो जाएगा। सेक्शन 10, फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलिवेंट इन सूट्स फॉर डैमेज। अब किसी आदमी ने डैमेज के लिए सूट किया, जैसे एमएससीटी के केस होते हैं वो भी कंपनसेशन या डैमेज के लिए आते हैं, तो अब कोर्ट को अमाउंट डिटरमाइन करना है कि इसको कितना कंपनसेशन दिलाया जाए, तो उसके बारे में उसकी एज बताते हैं कि क्या होता है एमएससीटी के मामले में, जैसे एज 25 साल है तो अलग उसका अमाउंट मिलेगा, 35 साल है क्योंकि वहाँ किसी न किसी नंबर से उसकी इनकम को मल्टीप्लाई किया जाता है ना। और फिर उसकी इनकम देखी जाती है कि इनकम कितनी है, इनकम से भी उसका डिफरेंशिएट हो जाता है। एक आदमी की अगर इनकम 10,000 रुपये है तो उसको कम कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन अगर 1 करोड़ मंथली इनकम है तो उसको करोड़ों में कंपनसेशन मिलेगा। तो ऐसे जो फैक्ट्स है कि उसकी इनकम क्या है तो इनकम के डॉक्यूमेंट वहाँ बताए जाएंगे, उसकी एज के डॉक्यूमेंट्स बताए जाएंगे, या उसके घर में कितने डिपेंडेंट लोग हैं, वो कौन कौन है, जैसे माँ है, पत्नी है, बच्चे हैं तो उनको मिलेगा, भाई हैं तो नहीं मिलेगा। तो ये जो फैक्ट्स हैं इससे कोर्ट इनेबलिंग हो रही है, कोर्ट को वो अमाउंट डिटरमाइन करने के लिए सहायता मिल रही है। तो ये सेक्शन 10 में जो है डैमेज को कैलकुलेट करने में जो चीज़ें हेल्प करती हैं कोर्ट को, वो सेक्शन 10 में रेलिवेंट हो जाती हैं। इसी तरह जैसे कोई कस्टम के बारे में, राइट या कस्टम के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है कोई कोर्ट के अंदर तो वो सेक्शन 11 में आता है। जैसे अडॉप्शन के सूट आते हैं, अडॉप्शन के केसेस आते हैं, तो उसमें कई बार वो लोग ये कोर्ट में तर्क देते हैं, कंडीशन देते हैं कि हमारे यहाँ तो रजिस्टर्ड अडॉप्शन होना ज़रूरी नहीं है, हम गोद में बिठा के पतासे बांट के और उसको अडॉप्ट बच्चे को अडॉप्ट दिखा देते हैं, अडॉप्शन में दे देते हैं। तो कोर्ट ये कहता है कि हाँ ठीक है, ऐसा अगर तुम कर देते हो तो वो उस कस्टम के बारे में प्रूफ लाओ। तो राइट और कस्टम अगर कहीं प्रूव करना हो तो इससे रिलेटेड जो बातें हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो सेक्शन 11 में मतलब उनकी एविडेंस हम 11 में दे सकते हैं। फिर स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग, किसी आदमी की फीलिंग बतानी हो या उसका इंटेंशन कि उसके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, वो आदमी पागल था, जैसे अगर कोई आदमी दारू पी लेता है ना, तो और फिर दारू के नशे में वो कोई अपराध करता है तो उस अपराध का प्रभाव कम हो जाता है, बरसते की दारू उसने खुद ने पी हो, या फिर उसका इंटेंशन क्या था माइंड के अंदर, उसका उसकी नॉलेज उस अपराध को करने में थी कि नहीं थी। तो इन सब बातों के बारे में अगर हमको एविडेंस देनी हो तो हम सेक्शन 12 के तहत एविडेंस देंगे उसकी। और एक्सीडेंट और इंटेंशनल मामलों की एविडेंस देनी हो तो हम सेक्शन 13 में देंगे। जैसे रोड एक्सीडेंट के मामले आ जाते हैं तो कई बार जो विक्टिम है वो ये आरोप लगाता है कि नहीं, इसने इंटेंशनली इस आदमी को मारा है। अब मान लो ट्रैक्टर से किसी आदमी को मार दिया। एक बार एक केस आया मेरे सामने कि एक आदमी पर चार्ज लगाए गए कि उसने ट्रैक्टर से एक आदमी को मार दिया। अब जो आरोपी है, जो अक्यूज है, वो तो ये कहता है कि ऐसा एक्सीडेंट से हो गया कि अचानक वो सामने आ गया, एक्सीडेंट में तो जा रहा था, और वो कह रहा है नहीं, इंटेंशनली मारा। तो एक्सीडेंट और इंटेंशन दोनों के बारे में एविडेंस देनी हो तो सेक्शन 13 के अंदर हम एविडेंस दे सकते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में, पार्ट 1 में तो केवल चैप्टर 1 है, इसको प्रिलिमिनरी चैप्टर बोलते हैं हम, है ना। इसमें जो प्रारंभिक बातें हैं, प्रिलिमिनरी बातें हैं, उनके बारे में बताया गया, शो टाइटल और डेफिनेशन के बारे में बता दिया, और सेक्शन 3 से लेकर 10 तक। तो इसमें देखो सेक्शन 3 में तो फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट, इनको डिफाइन किया गया है। फिर सेक्शन 4 में सेम ट्रांजेक्शन की बात की गई है। सेक्शन 5 में ओकेजन, कोज और इफेक्ट। सेक्शन 6 मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट। सेक्शन 7 एक्सप्लेन और इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स। सेक्शन 10 कॉन्स्पिरेटर की बातें। सेक्शन 9 अदरवाइज रेलिवेंट बातें। और सेक्शन 10 में डैमेजेज, सूट फॉर डैमेजेज। ऐसे इनको आप याद कर सकते हो, है ना।
अब इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 14 पर, क्योंकि 13 तक हमने सेक्शन कर लिए हैं। सेक्शन 14 क्या कहता है? एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट। जब कोर्स ऑफ बिजनेस की बात हो, यहाँ बिजनेस से मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई धंधा करता हो, बिजनेस वो नहीं है। यहाँ बिजनेस से मतलब है काम से। जैसे एक आदमी एक ऑफिस में 10 से 5 बैठता है, तो वहाँ क्या क्या काम होते हैं, वो उसका बिजनेस है। ये यहाँ बिजनेस से मतलब है। तो कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये हुआ कि जो उसका काम करने का तरीका है या वहाँ किस तरह काम होता है, ये बातों के बारे में एविडेंस दी जा सकती है। जैसे एक ऑफिस है, एक आदमी कहता है कि 2 बजे ऑफेंस हुआ, अब दूसरा कहता है कि नहीं, उस दौरान तो मैं तो 10 to 5 अपने ऑफिस में था, मेरी कोर्स ऑफ बिजनेस में था। तो इस बात की एविडेंस दी जा सकती है। ये एविडेंस हम सेक्शन 14 में देते हैं। अब ये हमारा चैप्टर 2 था, है ना। अब चैप्टर 2 में ही एक पॉइंट आता है एडमिशन के बारे में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एडमिशन जनरली हम ये एडमिशन वाला जो पॉइंट है, ये हमारा सिविल मामलों में लागू होता है। एडमिशन, जब कोई बात हम स्वीकार कर लेते हैं तो उसको एडमिशन बोलते हैं, और ये सिविल मामलों में लागू होता है। अगर वो स्वीकार जो है वो क्रिमिनल में करता है तो उसको हम कन्फेशन बोलेंगे। तो ये धाराएं मेनली सिविल के अंदर काम आती है। तो सेक्शन 15 में एडमिशन को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 16 में एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट, यानी जो पार्टी है, जो जैसे एक आदमी ए ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट में, तो ए और बी पार्टी हो गए सूट की। या फिर इनके एजेंट, तो इनके एजेंट, मान लो ए ने अपना एजेंट सी को बना लिया, बी ने एजेंट डी को बना लिया, तो ये ए सी बी और डी जो एविडेंस जो अपनी एडमिशन करेंगे, वो इस मामले में उसकी एविडेंस दी जा सकती है। एडमिशन, फिर सेक्शन 17 है एडमिशन बाय पर्सन वूज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। अब इनकी पोजीशंस हैं। पर्सन टू वूज पोजीशन, कोई जैसे कोई आदमी किसी पोजीशन पर है या कोई भी थर्ड पर्सन है ना, उसने कोई इनके बारे में एडमिशन किया है, तो ये सेक्शन 17 उनके बारे में बात करता है। सेक्शन 18 पर्सन एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट। अब ये आदमी, ये रेफरी के बारे में बात करता है, रेफरी, है ना। कौन? सेक्शन 18 रेफरी के बारे में बात करता है। सेक्शन 17 किसी थर्ड आदमी के बारे में बात करता है कि वो कोई एविडेंस, वो कोई एडमिशन कर ले। तो रेफरी यानी ए ये कहता है कि मेरा एक मामा है एक्स, वो कोई बात कह देता है तो उसको मैं सच मानूंगा, तो मामा कोई एडमिशन कर लेता है तो वो ए के खिलाफ पढ़ी जाएगी। 19 प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ, यानी ए कोई एडमिशन करता है तो वो ए के अगेंस्ट में पढ़ी जाएगी। ए के फेवर में नहीं पढ़ी जाएगा, उसको ए के अगेंस्ट में पढ़ा जाएगा। ठीक है, यानी वो बी के काम की चीज हो जाएगी। तो सेक्शन 15 से लेकर 19 तक में एडमिशन के बारे में बताया गया है। अब और सेक्शन 21 में भी एडमिशन के बारे में ही बात की गई है। जैसे सेक्शन 20 है वेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलिवेंट। जैसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात हुई है, लेकिन कोई ओरल एडमिशन कर लेता है तो उसकी ये एविडेंस दी जा सकती है सेक्शन 20 में। और सेक्शन 21 ये कहता है कि एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट। सिविल केसेस में कोई आदमी एडमिशन करता है तो वो कब रेलिवेंट हो जाएगी, कब उसकी एविडेंस दी जा सकेगी, ये सेक्शन 21 में बताया गया है। तो बेसिकली जो है हमारे पास 15 से लेकर 21 तक एडमिशन के सेक्शन है, ये आपको ध्यान में आना चाहिए। इसके बाद सेक्शन 20 से लेकर 25 तक कन्फेशन के बारे में बातें की गई हैं। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ये सेक्शन 20 से लेकर 25 तक कन्फेशन, यानी क्रिमिनल मामलों में अगर कोई व्यक्ति, कोई एक्यूज्ड कोई अपना जुर्म स्वीकार करता है या ऐसी कोई बात कहता है तो वो सेक्शन 22 से 25 में रेलिवेंट है। 22 ही कहता है कि ऐसा कोई कन्फेशन करता है तो वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट,
कोर्जन और प्रोमिस से इफेक्ट नहीं होना चाहिए, या इंड्यूसमेंट, जैसे वो कहता है कि ठीक है, उसको इंस्टिगेट करते हैं, एक आदमी को इंड्यूस करते हैं कि भैया तू कर ले, तू अपना जुनून स्वीकार कर ले, तो वो प्रभाव में आ जाता है, किसी के उत्प्रेरण में आ जाता है। तो ऐसी इंड्यूसमेंट से अगर वो अपना जुनून स्वीकार करता है तो वो माना नहीं जाएगा। थ्रेट, डर से उसका कोई कोर्जन करता है, उत्पीड़न करता है, उसके साथ कोई प्रॉमिस करता है कि कर ले भाई, तेरे को 10 लाख रुपए दे देंगे हम, तो भी माना नहीं जाएगा। यानी कानून ये कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये बातें नहीं होती तो क्या होता, ए आदमी कोई पैसे वाला है ना, इसने कोई मर्डर कर दिया, तो ये क्या करेगा, बी को कहेगा कि तू स्वीकार कर ले कि भैया तूने ऑफेंस किया है। तो कानून का जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है वो ये कहता है कि ए ने अपराध किया है तो ए को ही उसको सजा मिलेगी। वो ऐसा नहीं कर सकता कि पैसे डर के बदले बी को अपराधी बना दे, क्योंकि अदरवाइज तो इनके इफेक्ट आएंगे। ये ए आदमी जो है अपनी जगह बी को कह देगा कि ठीक है यार, तेरे को मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा, तू मेरी जगह जेल जाके आ जा। ऐसा नहीं होगा ना। सेक्शन 23, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर को अगर कन्फेशन किया तो उसको नहीं माना जाएगा। सेक्शन 24, कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन इफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। बहुत सारे लोग हैं, उनमें से बहुत सारे एक्यूज्ड हैं, उनमें से कोई एक, और उनकी जॉइंट ट्रायल चल रही है जॉइंटली, उनमें से कोई एक ऑफेंडर जो है वो सबके लिए कर देता है कन्फेशन, तो उसका इफेक्ट जो है वो सेक्शन 24 में हम देखेंगे। ऐसी एविडेंस भी दी जा सकती है। और सेक्शन 25 बताता है एडमिशन नोट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप्ड। कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं होगा। कंक्लूसिव का मतलब ऐसा डिसीजिव ही नहीं होगा कि बस उसने कह दिया कि मैंने अपराध कर लिया तो हम मान ही लेंगे, लेकिन उसको जो है उसकी बात से हटने नहीं दिया जाएगा, जरूरत होगी तो ये बातें इनमें सेक्शन 25 तक कही गई हैं। अब हमारा आता है पॉइंट, स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैनॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको विटनेस के रूप में हम कॉल नहीं कर सकते, तो लेकिन ये अगर कोई स्टेटमेंट जारी करते हैं तो उनकी एविडेंस दी जा सकती है। सेक्शन 26 और 27 ऐसे लोगों के बारे में डील करती है। केसेज इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैनॉट बी फाउंड इज रेलिवेंट। यानी अब ये सेक्शन 26 जो है ये डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करता है। कोई आदमी मर गया है या वो मिल नहीं सकता, तो ऐसा आदमी अपनी मृत्यु के बारे में कोई बात कह गया तो वो डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 26 में आएंगे। और रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स देयर इन स्टेटेड, या एक किसी मामले में कोई बात कही गई है तो बाद में कोई सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग उसी मैटर को लेकर होती है, तो कब वो चीज़ रेलिवेंट हो जाएगी, ये सेक्शन 27 में हम पढ़ेंगे। अब हमारा आता है स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेज। कुछ मामले ऐसे होते हैं कि स्पेशल सर्कमस्टांसेज में उनकी एविडेंस वो लोग स्टेटमेंट करते हैं, तो वो भी रेलिवेंट होती हैं, उनकी एविडेंस दी जा सकती है। जैसे सेक्शन 28 कहता है एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन रेलिवेंट, कि अगर कोई आदमी अपने अकाउंट्स बुक बनाता है, जैसे हिसाब लिखते हैं, अकाउंट बुक का मतलब हिसाब लिखते हैं, जैसे जो बनिए लोग होते हैं वो माल बेचते हैं, खरीदते हैं, उनका वो अकाउंट्स बुक बनाते हैं, तो उनकी एंट्रीज को एविडेंस में लाया जा सकता है जब जरूरत हो या उनसे रिलेटेड कोई मुकदमा हो। इसी तरह पब्लिक रिकॉर्ड की एंट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो। आजकल ये ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चैट, इनको भी कानून ने रेलिवेंट कर दिया है कि इनको भी हम काम में लेंगे। जैसे कई बार मैं ये देखती हूँ कि सेक्शन जैसे 376 यानी रेप वाले जो मुकदमे हैं या महिलाओं के साथ छेड़छाड़ वाले मुकदमे आते हैं ना, तो इनमें लोग एक दूसरे से ऐसे चैटिंग करते हैं या धमकियां देते हैं, तो वो सब अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आ जाएंगी। तो पब्लिक रिकॉर्ड अगर कहीं पर है, जैसे गवर्नमेंट के पास है या जैसे कहीं पंचायत में, रजिस्ट्रार ऑफिस में, कोर्टों में, प्रशासन में पब्लिक रिकॉर्ड है, तो उसको सेक्शन 29 में हम एविडेंस में पेश कर सकते हैं। स्टेटमेंट इन मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स, कोई मैप वगैरह है, जैसे नक्शा है, चार्ट है, तो उनको सेक्शन 30 में हम पढ़ सकते हैं, उनको एविडेंस में सेक्शन 30 में पेश किया जाएगा। पब्लिक नेचर, फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन इन सर्टेन एक्ट और नोटिफिकेशन, किसी चीज़ के बारे में कोई एक्ट और नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो उनको सेक्शन 31 में हम एविडेंस में पेश करेंगे।
है ना। तो ये वापस सेक्शंस को रिपीट हम कर रहे हैं। हमने वापस पढ़ ही लिया है, 25 तक तो हमने कन्फेशन पढ़ ली, एक बार रिपीट कर लेते हैं। 26-27 में ऐसे लोग जो विटनेस में नहीं आ सकते, तो कौन नहीं आ सकता विटनेस में? तो मरा हुआ आदमी नहीं आ सकता, या कोई आदमी खो गया कहीं चला गया, तो उनकी जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन 26-27 में डील होंगी। और कुछ स्पेशल सरकमटेंसेज हैं, मतलब जो रिकॉर्ड के मामले हैं, रिकॉर्ड वाले जो डॉक्यूमेंट है वो सेक्शन ये 28 से 32 तक रिकॉर्ड पेश करने की एविडेंस है कि भाई जो अगर कोई आदमी रिकॉर्ड मेंटेन करता है, कोई डायरी मेंटेन करता है, कोई एक्ट है, नोटिफिकेशन है, कानून की किताबें हैं, ये सेक्शन 28 से 32 में एविडेंस में दी जा सकती है। और सेक्शन 33 कहता है हाउ मच ऑफ ए स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव। कोई स्टेटमेंट है तो उसका कितना भाग जो है हम एविडेंस में दे सकते हैं, है ना। जैसे कोई सीरीज ऑफ लेटर है, पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो पूरी पूरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, तो पूरी की पूरी सीरीज ही जो है वो एविडेंस में पेश की जा सकती है। ये हम सेक्शन 33 के तहत पेश करते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 34 जजमेंट ऑफ कोर्ट के बारे में है कि क्या उनको भी एविडेंस में दिया जा सकता है। तो प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट टू बार ए सेकेंड सूट और ट्रायल। तो वैसे तो सेक्शन 34 ये कहता है कि पहले कोई जजमेंट हुआ है तो वो दूसरे जजमेंट में रेलिवेंट नहीं होगा, लेकिन कुछ मामलों में ये एविडेंस में दिया जाएगा। जैसे कि कुछ प्रोबेट के मैटर हैं, जुरिडिक्शन है, रेलिवेंसी, तो उन वाले मैटर्स में सेक्शन 34 में हम एविडेंस में पेश कर सकते हैं। रेलिवेंसी एंड इफेक्ट्स ऑफ जजमेंट, ऑर्डर, डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 35। अब 35 में जैसे प्रोबेट के मामले, जुरिडिक्शन के मामले हैं, तो वो तो सेक्शन 35 में डील हो जाएंगे, उनको 35 में हम पेश कर देंगे। लेकिन उनसे अलावा है तो उनको हम 36 में कोर्ट में पेश करेंगे। और जो 35 और 36 में रेलिवेंट नहीं है, उनको नहीं पेश कर सकते हम 35, तो उनको 37 में पेश कर देंगे, है ना। तो ये सेक्शन 34 से लेकर 37 तक जो है कोर्ट के जजमेंट के बारे में बताया गया है कि इनको हम वैसे तो नॉर्मली कोर्ट दूसरे मामलों में पेश नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें कोर्ट का जजमेंट भी जो है वो पेश किया जा सकता है। ये वापस रिपीट हो गया है ना। इनको ये वापस जो है हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये फिर वही पॉइंट्स बार बार हैं, ये आगे हम पढ़ लेते हैं। 38 भी है इसमें, ये जो जजमेंट वाला पोर्शन है इसमें 34 से लेकर 38 तक ये कुल 5 धाराएं हैं। जैसे फ्रॉड और कोल्यूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में बी प्रूव। जैसे कोर्ट से कोई कोल्यूजन करके या फ्रॉड करके जजमेंट ले लिया, तो उसको निरस्त करने का मुकदमा अगर हम करेंगे तो वो सेक्शन 38 में उस जजमेंट को हम पेश करेंगे। जैसे एक बार एक राजीनामे के लिए, एक मामले में राजीनामा हो गया, तो बाद में एक पार्टी आई कि साहब वो मेरे को, मैं भी इसमें पार्टी था, लेकिन जब दूसरे पार्टीज ने राजीनामा किया तो मेरे को तो बुलाया नहीं, मेरे से तो पीछे से कर लिया राजीनामा। तो एक तरह से उस पार्टी के साथ फ्रॉड हो गया। अब उसने एक नया मुकदमा कर दिया, तो जो पहले वाला राजीनामा है उसको सेक्शन 38 में पेश कर देंगे, वो यहाँ रेलिवेंट हो जाएगा। क्योंकि उसको बताए बिना कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि भाई इन्होंने फ्रॉड और कोलूजन से कोई मुकदमा जो है वो डिसाइड करवा लिया कोर्ट से, है ना। तो ऐसे फ्रॉड और कोलूजन से, ऐसे तो अदरवाइज तो कोर्टों के साथ फ्रॉड करके ये जजमेंट ले लेंगे, तो ऐसे कोई मैटर आते हैं तो कोर्ट के जजमेंट भी रेलिवेंट हो जाते हैं और उनको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। अब आता है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट। तीसरा आदमी कोई है, जैसे एक्सपर्ट्स ओपिनियन है, तो उनकी एविडेंस भी क्या काम में ली जा सकती है, तो सेक्शन 39 इसके बारे में बात करता है। फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियन, तो ये जो सेक्शन है 39 से 40, ये एक्सपर्ट्स ओपिनियन के बारे में है कि जैसे मान लो कोई डॉक्टर है ना, किसी आदमी को इंजरी हो गई तो डॉक्टर की एविडेंस, उसमें एक्सपर्ट हो गया डॉक्टर अपने मामले का इंजरी को साबित करने के लिए। ऐसे ही कोई हैंड राइटिंग है ना, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है तो वो हैंड राइटिंग को साबित करने के लिए एक्सपर्ट हो गया, तो वो एविडेंस में आ सकता है। और उसकी ओपिनियन को कितनी वैल्यू दी जाएगी वो भी इन धाराओं में बताया गया है, लेकिन वो रेलिवेंट होंगी, है ना। कोर्ट में इस तरह के बहुत सारे लोग आते हैं जो इस तरह की एविडेंस देते हैं। जैसे एक तो डॉक्टर हो गया, है ना,
डॉक्टर इसमें देता है एविडेंस। और जो एक्सीडेंट वाले मैटर हैं, सेक्शन 304A वाले, है ना, आईपीसी की बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें जैसे एमटीओ रिपोर्ट आती है, एमटीओ रिपोर्ट आती है कोई व्हीकल के बारे में, है ना, व्हीकल जैसे है तो उसके बारे में कि ये कितना ठीक है, इसमें कोई चोट वगैरह क्षति तो नहीं हो रखी है इसमें, तो उनके बारे में एमटीओ रिपोर्ट पेश करते हैं। ऐसे ही बैलिस्टिक मिसाइल वाले मामले आते हैं, एफएसएल की रिपोर्ट आती है, डीएनए एक्सपर्ट्स होते हैं, इन ये सब विशेषज्ञ होते हैं, इनके एविडेंस भी कोर्ट में रेलिवेंट होती है। तो ये जो कौन सी धारा में इसकी एविडेंस दी जा सकती है, तो सेक्शन 39, 40 में इसकी एविडेंस दी जा सकती है, और आगे की भी धाराएं हैं। इस वीडियो में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, सेक्शन 1 से लेकर 40 तक इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है। इससे आपको क्या है कि एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि जो नया भारतीय साक्षरता अधिनियम 2023 का बनाया है उसकी क्या अहमियत है। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।